दो रह गए हैं। ठीक है, ये आपने अपर सम डिफाइन करवा लिया है। ठीक है, अपर सम की डेफिनेशन ये होती है। अब यहाँ पर हमने जस्ट जो यूपीएफ की वैल्यूज फाइंड की थी वो जस्ट पुट कर देंगे इसमें, तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, तो वो यहाँ से आपके पास आएगी। इन्फीमम जितना भी निकालें वो उसका इन्फीमम ही रहता है। यहाँ पे लिख दें इन्फीमम, ये चीज आ गई। अब यहाँ पर आपके पास अपर सम किसके इक्वल है, ये है बी माइनस ए। यहाँ पर लिख दें बी माइनस ए। अब आपके पास सेट में जस्ट बी माइनस ए ही पड़ा हुआ है, तो जाहिर है इसका इन्फीमम भी यही आएगा, क्योंकि बी माइनस ए आपके पास कोई फाइनाइट नंबर है। ठीक है ना, कोई ना कुछ आपके पास फाइनाइट नंबर आएगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, बी माइनस ए। अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमने निकालना है लोअर सम। लोअर सम का हमारे पास क्या फार्मूला था, जस्ट वही फार्मूला था, उसे हम क्या करते हैं एल से डिनोट करते हैं, और वो आपके पास पी एफ आता है। और पी एफ के बाद आपके पास इसके हमने समेशन की फॉर्म में लिखना होता है आई इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम डेल्टा एक्स आई। ठीक है, ये आपके पास उसकी फार्मूला आ गया। फार्मूले में हमारे पास स्मॉल एम आई किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे सिंपली 1 to n यहाँ पर जीरो पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी आपके पास डेल्टा एक्स आई। अब इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है इंटरवल। इंटरवल की वैल्यू आपके पास क्या होती है, अगर आप उस रूल के अकॉर्डिंग करें भी, रूल अप्लाई कर देते हैं, चलें जीरो बाई निकाल दिया, इसको समीशन अप्लाई करके डेल्टा एक्स कर दिया, ये आपके पास होल इंटरवल की इसकी लेंथ आ जाएगी, ये होल इंटरवल की लेंथ आ जाएगी। लेंथ जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आंसर जीरो ही देगा। ये आपके पास लोअर आ गया। लोअर यहाँ पर लिख लें, लोअर सम आपके पास किसके इक्वल है, पी एफ जीरो के इक्वल है। अब यहाँ एग्जाम्पल में हमें सामने नजर आ रहा है कि ये दोनों के लेफ्ट एंड राइट यानी कि अपर एंड लोअर सम इक्वल नहीं है, तो जाहिर इनके इंटेग्रल की आंसर भी सेम नहीं होंगे। और रीमान इंटेग्रल के लिए क्या है कि दोनों के आंसर सेम होंगे, तब हम कहते हैं कि वो फंक्शन आपके पास रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन है। अब इसकी हम सिंपल इसकी वैल्यूज पुट करेंगे इंटेग्रल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर नोटेशन में ए के नीचे आपके पास डैश आ जाएगा, उसकी नोटेशन एज इट इज एफ डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास लोअर की सुप्रीमम वैल्यूज लेते हैं, जितने भी आपके पास लोअर आ जाएंगे, लोअर पार्टीशन होगी उन फंक्शन की आपके पास होगी, एज इट इज ही लिखनी है। जस्ट यहाँ पर एल पी एफ, पी एफ कर दिया, वेयर पी इज पार्टीशन, पी आपके पास पार्टीशन है कोई भी। अब देखिए, अब आपके ने सुप्रीमम किसका लेना है, लोअर सम का। लोअर सम आपके पास किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया, तो इसकी सुप्रीमम वैल्यू कौन क्या होगी, जाहिर है हमारे पास जस्ट जीरो पड़ा हुआ तो जीरो होगा। अब देखें आपके पास ना ये दोनों के आंसर इक्वल नहीं है, दोनों आंसर आपके इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन आपके पास एफ जो फंक्शन है डज नॉट बिलोंग्स टू रेमान इंटेग्रल। ठीक है ना, उसकी नोटेशन ये होती है कलेक्शन, आर आपके पास क्या है, कलेक्शन ऑफ रेमान फंक्शंस की कलेक्शन है। और जो आपके पास फंक्शन था वो डिजरट फंक्शन था। डिजरट फंक्शन कैसे लिखते हैं, ये फंक्शन था रेयर वैल्यूड फंक्शन था, डिफाइन था ए बी में, कि आपके पास अगर वो एक्स बिलोंग कर देगा रैशनल नंबर से तो वन देगा, इरेशनल से बिलोंग करेगा तो जीरो देगा। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं कि आपने पार्टीशन की ए और बी की, तो उसमें हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ तो ऐसे वैल्यूज होगी जहाँ पर वो जीरो और वन देगा। आपके पास होल इंटरवल में जीरो और वन वैल्यूज पड़ी है, तो वहाँ से लार्ज वैल्यू ऑफ कोर्स वन है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो जीरो ही रहेगी, और तो कोई वैल्यूज नहीं है। तो हमने क्या किया, वहाँ से एम आई, क्योंकि पता है बाय डेफिनेशन ये स्मॉल वैल्यूज के लिए हम यूज़ करते हैं, तो स्मॉल वैल्यूज इस इंटरवल की जीरो है और लार्ज वैल्यूज इस इंटरवल की वन है।
एम आई और लार्ज एम आई और स्मॉल एम आई आइडेंटिफाई करने के बाद हमने लोअर सम अपर सम निकाले हैं। तो जो हमारे पास लोअर सम था वो आपका 0 आ गया और जो अपर सम था वो b माइनस ए के इक्वल आ गया। इसी के क्रोस्पोंडर हमने इनकी इंटेग्रल वैल्यूज फाइंड की है। इंटेग्रल वैल्यू भी अपर सम की b माइनस ए आई है और लोअर की इंटेग्रल वैल्यू आपके पास 0 आई। अब रिमान इंटेग्रल की डेफिनेशन क्या है कि अगर आपके पास अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल दोनों इक्वल हो जाए तब हम कहते हैं वो फंक्शन रिमानेबल है। अब यहाँ पर दोनों की वैल्यूज सेम नहीं है तो यहाँ से हम क्या कह लेंगे कि ये जो आपके पास डिरिचलेट फंक्शन है रिमान इंटीग्रल नहीं है। एक हमने डेफिनेशन की थी कांस्टेंट की जिसमें वो रिमानेबल था, एक हमने किया डिरिचलेट फंक्शन की, इसमें ये आपके पास रिमानेबल नहीं है। अब ये आपके पास एक थ्योरम है जिसकी स्टेटमेंट है upper and lower Riemann integral are defined for every functions of f on a b कि आपके पास जितने भी लोअर और अपर रिमान इंटीग्रल फंक्शन है वो बाउंडेड भी होते हैं और आपके पास इस ये इंटरवल है आपके पास ए एंड बी। ठीक है कि आप इंटरवल में अगर अपर एंड रिमान इंटीग्रल डिफाइन करवाने लगे ना तो वो जो फंक्शन होगा जाहिर है ये जो आपके पास इंटरवल है ये फाइनाइट है। और यहाँ पर आपके पास होता है कि जितने भी बाउंडेड फंक्शन आपके पास दो इंटरवल अगर फाइनाइट है तो उनमें जो फंक्शन डिफाइन होता है उस फंक्शन की वैल्यूज आपके पास बाउंडेड आती है। बाउंडेड किया ना कि आपके पास इंटरवल है फाइनाइट है तो उसमें मैक्सिमम भी होगा मिनिमम भी होगा तो वो फंक्शन इस दोनों इनफाइनाइट पॉइंट पर क्या होता है बाउंडेड होता है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वाकई ये ऐसी है कि हमारे पास कोई फाइनाइट इंटरवल हो तो उस पर फंक्शन बाउंडेड होता है कि नहीं होता। तो उस पर भी हम अपर एंड लोअर रिमान इंटीग्रल देखेंगे कि उनकी क्या कंडीशन होंगी। तो इसका प्रूफ है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले सपोज करते हैं सपोज f is बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दी है कि आपके पास मैंने एक फंक्शन लिया है वो इन दोनों इनफिनाइट इंटरवल पे क्या है बाउंडेड होगा। अगर कोई भी फंक्शन इनफिनाइट नंबर पर बाउंडेड है तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज भी होगी। अब इसे आप एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा क्लियर कर लें कॉन्सेप्ट। ये मैंने इंटरवल लिया है, पहले फंक्शन ले लेती हूँ कोई भी बाउंडेड। ठीक है ये फंक्शन है कोई भी है जो कि बाउंडेड है। यहाँ पर मैंने इंटरवल ले लिया है। ठीक है इंटरवल लिया है, इंटरवल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है ए टू बी है। ये देखें ए टू बी है। ठीक है अब इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास फंक्शंस की वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ ए है। इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास वैल्यूज आएंगी फंक्शन की वो एफ ऑफ बी है। ये आपके पास फाइनाइट वैल्यूज है। ठीक है ना फाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं। अब अगर हम इसकी पार्टीशन करेंगे, अगर मैंने इसकी पार्टीशन की है x1, ठीक है यहाँ से इसकी पार्टीशन की है x2, ठीक है यहाँ पर ले लें। मैंने कहा था ना कि पार्टीशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनका साइन सेम हो, n-1 कर ले। ये बी एन को हम एक्स एन कह देते हैं, ये आपके पास एक्स एन हो। तो यहाँ से अब मैं एक मैक्सिमम वैल्यू लूँगी और एक मिनिमम वैल्यू लूँगी। वो देखिए फॉर एग्जांपल सपोज कर लें कि यहाँ पर इसकी वैल्यूज मिनिमम है। मिनिमम वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं, जाहिर है एम से, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और ये मैंने कह दिया कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी इधर पड़ी हुई है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये पड़ी हुई है। और बड़ी वैल्यूज को हमने किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। और ये आपके पास कोई भी फंक्शन है जिसका मैंने ग्राफ बनाया है और वो इस इनफिनाइट इंटरवल पर क्या है बाउंडेड है। बाउंडेड क्यों है, क्योंकि उसमें इस इंटरवल में आपके पास मिनिमम वैल्यूज भी है और मैक्सिमम वैल्यूज भी है। तो यहाँ पर वही सपोज किया है कि आपके पास एक फंक्शन है जो कि बाउंडेड है इस फाइनाइट इंटरवल पर। तो देन ये बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है इसे, ये जो मैं अभी यहाँ पर लिख रही हूँ, देन देयर
देन देयर इज इट मैक्सिमम। अब यहाँ जिस तरह ग्राफ में आपके बताया कि कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यूज भी और मिनिमम वैल्यूज पड़ी हुई है इंटरवल में, ठीक है ना, वो हमें नहीं पता कि कौन सी मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अच्छा, मैक्सिमम वैल्यूज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैक्सिमम वैल्यूज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे, और जो मिनिमम वैल्यू है उसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये पूरी बॉडी फंक्शन की डेफिनेशन होगी सच डैट। तो यहाँ से हम एक इनक्वालिटी करेंगे कि आपके पास जो फंक्शन है वो लेस देन इक्वल टू एम, ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल एम। ये हमने एक रिलेशन डिफाइन करवा दिया है। ये एक्चुअली इसे हम लोग बाउंडेड डेफिनेशन, जब हम बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन भी करते हैं तब भी उसको हम ये यूज़ करते हैं। ये इनक्वालिटी यहाँ पर होल्ड करवा दी है, लिख दिया। अब इस इनक्वालिटी के हम क्या करेंगे, हमने ये डिफाइन करवाना है कि अपर एंड लोअर फंक्शन भी आपके पास इस फंक्शन में डिफाइन हो सकते हैं, ठीक है। अब पहला स्टेप किया डेफिनेशन, जब हमने रिमान इंटेग्रल की थी तो पार्टीशन की थी, पार्टीशन से हमने लोअर अपर सम डिफाइन करवाए थे। इसी तरह इसमें भी वही करना है, क्योंकि हमने अपर एंड लोअर रिमान इंटेग्रल को डिफाइन करवाना है इस बाउंडेड इंटरवल में। तो सबसे पहले हम पार्टीशन करेंगे, let P be a partition, let P be partition, ऑफ इंटरवल ए बी की पार्टीशन हम लोग करते हैं, ठीक है। और पार्टीशन हमें पता है क्या आते हैं, उस पार्टीशन की हमने सेट डिफाइन करवाए होते कि उस पार्टीशन की जो हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज क्या होती है। यहाँ पर एम आई डिनोट कर रहे हैं, ये आपके पास कलेक्शन होती है फंक्शन की, इनफिमम फंक्शन की कलेक्शन होती है जो कि डिफाइन होती है ith इंटरवल पर, ठीक है। और ith इंटरवल वही है बी माइनस ए, तो उसको हमने ith इंटरवल में लिख रहे हैं लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स आई लेस देन इक्वल टू, ये जस्ट उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं एम आई और स्मॉल एम आई और लार्ज एम आई की डेफिनेशन की है, और इसको हम डिनोट करते हैं सुप्रीमम से। ये आपके पास सुप्रीमम आ गई है, कलेक्शन ऑफ एफ एक्स की कलेक्शन का जो सुप्रीमम होगा वो एम आई आएगा, इनफीमम होगा वो स्मॉल एम आई आएगा। दोनों की ith इंटरवल पर भी हम पार्टीशन करते हैं। ये वन, यहाँ पे वन लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू एक्स आई, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या ith इंटरवल क्या होते हैं, ith इंटरवल को हम सब इंटरवल भी कहते हैं। अगर याद हो हमने सब इंटरवल बनाए थे, मैंने 6 पॉइंट के सब इंटरवल बनाए थे, अगर आपको लेक्चर कल का याद है तो ith वैल्यूज वो है, यानी कि हम यहाँ पर सब इंटरवल्स की वैल्यूज कर रहे हैं। और सब इंटरवल्स के फंक्शंस की जो कलेक्शन होगी, इनफिमम कलेक्शन आपके पास स्मॉल एम आई है और जो सुप्रीमम कलेक्शन होगी वो एम आई में आई। तो आप यहाँ से देखें, यहाँ से देखें कि ये आपके पास सब स्मॉल वैल्यूज है। अगर यहाँ पर जाएं इस आहिस्ता आहिस्ता लार्ज वैल्यूज हो जा रही, तो सब इंटरवल की जो आपके पास एमथ, ये कह लें एमथ एम आई है और ये लार्ज एम आई वैल्यूज है। तो यहाँ ग्राफ से देखें, जो हमने ये वाला एम ग्रीन वाला जो एम मैंने सपोज किया था, यहाँ से
वो क्या है आपके पास जो एम आई इंटरवल की जो एम आई है ना, वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एम है। ठीक है ना, यहाँ पर पोर्शन इसका ज़्यादा है, ये देखेंगे यहाँ पर काफ़ी आएंगी, तो जाहिर है वो इस एक एम से तो बड़ी वैल्यूज होंगी। और ये है, ये सारी इसकी आपके पास माल है। और ये जो लाइन वाहिद लाइन है जो कि क्या है, इंटरवल की, इसमें फंक्शन की वैल्यूज लार्ज आ रही है, तो हम यहाँ पर कहेंगे जो लार्ज एम आई है वो लेस देन इक्वल टू एम होगा। ठीक है, ये दोनों रिलेशन हमने इस डायग्राम के थ्रू डिफाइन करवाए हैं कि आपके पास ये वाला जो एरिया था वो इससे ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, और ये जो वाला एरिया था वो ग्रीन वाले से क्या है, लेस देन इक्वल टू एम हो सकता है। सो फर्दर क्या हम करवाएंगे, फर्दर हमने एल पी एफ डिफाइन करवाना है, और एल पी एफ की डेफिनेशन वही लिखनी है, यानी कि ये हमारे पास लोअर सम है। लोअर सम क्या से होता है, आयत आयत वैल्यू लिखनी होती है 1 to n एम आई, ओके, एम आई डेल्टा एक्स है, ये हमने आयत वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो ये रिलेशन डिफाइन था, ये वाला रिलेशन, इसको हम यहाँ पर यूज करने लगे हैं कि एम आई जो थी वो है ग्रेटर देन इक्वल टू एम के, वहाँ पर भी हम समीशन लगे। अब ये करेंगे, जो हमने ये इंटीग्रल लिखा है इसे कह लें 1 और इसे कह लें 2, इसमें आपने इंटरवल की लेंथ अप्लाई कर दें। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, लेंथ की इंटरवल अप्लाई कर दें, ये जो आपके पास स्मॉल एम होगा वो लोअर के इक्वल हो जाएगा, और ये आपके पास अपर के इक्वल होगा। ठीक है ना, एक मेथड ये भी है कि आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि पहले आपने लोअर लिखा है, उसकी वैल्यूज लिख लें, और ये हमें पता है कि एम आई हमने यहाँ पर दोनों क्या सपोज किए हैं कि एम आई ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, अब मैंने एम वाली वैल्यूज लिखे लगी हूँ 1 to n एम डेल्टा एक्स। ठीक है, एम जो कि कांस्टेंट है, इसे आउटसाइड ऑफ ले जाए इंटेग्रल। ठीक है, इसे हम एम कह देते हैं। और ये मैंने बताया था कि समीशन यहाँ पर ये आपके पास समीशन आई 1 to n डेल्टा एक्स आई, ये आपके पास पूरे इंटरवल की लेंथ होती है, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, बी माइनस ए के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी माइनस ए। ठीक है, आपके पास लोअर सम किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। इसी तरह हमने अब यूपीएफ डिफाइन करवाना है, बिल्कुल यही सेम चीज़ है। यूपीएफ डिफाइन करवाएंगे, समेशन आई 1 to n, इसमें जो इंटरवल की एम आई वैल्यू थी वो क्या थी, लेस देन इक्वल टू ओरिजिनल के, लेस देन इक्वल टू समेशन आई आपके पास है 1 to n एम डेल्टा एक्स आई। ठीक है, और ये सिमिलरली इसी तरह ही एम कांस्टेंट से बाई ले जाएंगे, और आपके पास इंटरवल की वैल्यू क्या होगी, बी माइनस ए। ठीक है, मैं इसको कह रही हूँ इक्वेशन 2 3 कह लूँ, 1 2 दे दिया नेम ऊपर वाला, इसे मैंने इक्वेशन 4 कह दी है। ठीक है, और ये हमने प्रीवियस लेक्चर से हमें पता है कि जो हमारे पास लोअर सम है वो लेस देन इक्वल टू अपर सम होता है। एक रिलेशन हमारे पास पता है, वेल नोन है आल्सो, जो आपके पास लोअर सम है वो आपके पास किसके इक्वल है, लेस देन इक्वल टू यूपीएफ के। ऑलराइट, ये इन दोनों के ये रिलेशन एक हमारे पास वेल नोन है, इसको हमने एज इट इज लिख दिया, इसे आप कह लें 5, ये हमें वेल नोन पर। अब हमने क्या करना है, 3 4 5 को कंबाइन करना है, 3 4 एंड 5। अब हम इन सब इक्वेशंस को कंबाइन करने लगे,
इन सब इक्वेशन को कंबाइन करेंगे वी हैव, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ ही चल जाए। अब ये देखें, लोअर, ये इनक्वालिटी में दोबारा लिख रही हूँ, लेस देन इक्वल टू यू पी एफ, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज आपके पास क्या थी, ये थी ग्रेटर देन इक्वल टू एम पी माइनस ए, तो ये क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी एम बी ए, बी माइनस ए। और लोअर सम की थी लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एम बी माइनस ए, एम बी माइनस ए, ये आपके पास आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा है, यहाँ पर हमने जस्ट यही किया है कि जो आपके पास सेट थी अपर की और लोअर की, किस में, ऑन दी क्लोज इंटरवल ए बी में, वो आपके पास क्या है, बाउंडेड हो गया। ये बाउंडेड की पूरी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है कि अपर एंड लोअर आपके पास जो है वो बाउंडेड है। तो ये हमारे पास रीमान इंटेग्रल है कि अगर आपके पास फंक्शन बाउंडेड हो क्लोज इंटरवल ए बी में, तो उनके जो आपके पास इंटेग्रल की वैल्यूज होती हैं, यहाँ पर इंटेग्रल की फॉर्म में लिख लें ए टू बी एफ डी एक्स एंड ए टू बी एफ डी एस, ठीक है ना। ये आपके पास क्या होंगे, ये भी आपके पास कोई ना कोई इनका फाइनाइट आंसर होगा। पार्टीशन, यहाँ पर इस थ्योरम में क्या हुआ है कि हमने पार्टीशन चेंज की है। पार्टीशन चेंज करने से आपके पास जो लोअर सम है और अपर सम है ना, वो आपके पास, हम चलते आगे रेमान इंटेग्रल से। अब हम जा रहे हैं रेमान से टेलरस इंटेग्रल। अब इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या है कि लेट अल्फा बी अ मोनोटोनली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी। अब मोनोटोनली इंक्रीजिंग फंक्शन अल्फा बता रहा है कि जो आपके पास अल्फा है वो आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस इंटरवल में। इससे आपके क्या सेंस बनती है, इससे ये सेंस बनती है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या है कि आपके पास ये पॉइंट सेकंड पॉइंट से कि प्रीवियस पॉइंट्स आने वाले पॉइंट से लेस देन इक्वल हो, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे लगा है। और डिक्रीजिंग के लिए हमारे पास क्या रिलेशन होता है कि वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू x2, ये आपके पास डिक्रीजिंग होता है। फर्दर यहाँ तो इसका कोई लेना देना नहीं है, हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं जो डेफिनेशन है। लेट अल्फा बी अ मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी, तो आपके पास ये रिलेशन पड़ा हुआ है। अगर पॉइंट आपके पास इस तरह का रिलेशन है तो जाहिर है कि फंक्शन में भी ये रिलेशन होल्ड करेगा। फंक्शन आपके पास कैसा बनेगा कि f1 वो भी आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर पॉइंट इंक्रीजिंग है तो फंक्शन भी इंक्रीजिंग होगा। अब इसे बाय ग्राफ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लें कि आपके पास कोई तो अल्फा है जो कि जिसकी ये आपके पास इंटरवल है ए टू बी, ठीक है ना। और अल्फा का ग्राफ यहाँ तो आपके स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ तो उसका इस तरह से होगा, वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है ना। मोनोटोनली इंक्रीजिंग फंक्शन के अल्फा आपके पास एक ऐसा फंक्शन है, यहाँ तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ तो वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। इसके क्रॉसपोंडिंग यहाँ पे कर लेंगे ए टू बी, मैंने ग्राफ लिया है। अब यहाँ पे कहते हैं कि फंक्शन एक अल्फा ऐसा है, ठीक है, जो कि मोनोटोनली इंक्रीजिंग फंक्शन है, जिसका ग्राफ यहाँ तो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, यहाँ तो वो इस तरह थोड़ा सा बेंड होगा, नीचे की तरफ नहीं जा सकता। तो ए के क्रॉसपोंडिंग जो आपके पास अल्फा आएगा, अल्फा फंक्शन है, अब एफ नहीं ले रहे, ठीक है ना, अब अल्फा ले रहे, तो इस पर आपके पास वैल्यू अल्फा ए होगी, ठीक है, जो कि आपके पास क्या है, फाइनाइट है। इस साइड पर एफ ऑफ ए में अल्फा की वैल्यूज कम से कम वैल्यूज लेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास वैल्यूज आएंगी वो आपके पास
अल्फ़ा बी होगी, और इस पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वैल्यूज़ ले सकते हैं। ये भी आपके पास अल्फ़ा बी भी आपके पास क्या होगी, फाइनाइट होगी। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि फंक्शन आपके पास बाउंडेड भी है। पीछे हमने थ्योरम में ये किया था कि अगर आपके पास फाइनाइट इंटरवल में कोई फंक्शन गिवन है तो वो बाउंडेड होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो इंटरवल है वो फाइनाइट है, उस पर फंक्शंस की वैल्यू फाइनाइट आ रही है, तो इट्स मीन ये आपके पास बाउंडेड भी होगा। तो आगे चलते हैं। सिंस अल्फा ए अल्फा बी बी आर फाइनाइट सो अल्फा इज बॉन्डेड, उसने कह दिया अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो बॉन्डेड भी होगा। ये आपके पास थ्योरम भी है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑलवेज बॉन्डेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये आपके पास थ्योरम की स्टेटमेंट भी होती है कि जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं ना वो लाजमी तौर पर आपके पास बॉन्डेड फंक्शंस भी होते हैं। corresponding टू द पार्टीशन पी ऑफ ए बी इंटरवल की हम लोग पार्टीशंस करेंगे। हमने जिस तरह पार्टीशंस, अब यहाँ पर अगर हम इस इंटरवल की पार्टीशन ले लें तो यहाँ पर इस इंटरवल की पार्टीशन करते हैं। तो पार्टीशन यहाँ पर मैंने कोई ली है, मैं x1 कह लें इसे, x2। मैं वो पूरा प्रोसीजर नहीं कर रही जो कल वाला किया था, यहाँ पर जैसे आपको बता रही क्योंकि आपको वेल नोन। यहाँ पर मैंने ले लिया एक्स आई माइनस वन, ठीक है, और ये आपके पास बी वाली जो वैल्यूज है वो आपके पास क्या है, एक्स आई आ गई, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो वैल्यूज होगी वो आपके पास होगी अल्फा एक्स आई माइनस वन, ठीक है, और ये वाली वैल्यूज आपके पास होगी अल्फा एक्स आई। अब यहाँ से रिलेशन गिवन हमें पता है मोनिटरी इंक्रीजिंग फंक्शन का हम रिलेशन लगाएंगे कि ये आईएथ वैल्यू आपको लग रहा है कि ये लेस देन है, फिर आपके पास एक्स आई आ रहा है, तो यहाँ पर हमें इसका रिलेशन इजीली लिख सकते हैं। अल्फा एक्स आई माइनस वन लेस देन इक्वल टू अल्फा एक्स आई, ठीक है। अब ये हमने लिख दिया, तो यहाँ से हम एक चीज़ ये भी लिख सकते हैं, इस रिलेशन को इस तरह से भी डिफाइन करवा सकते हैं कि एक्स आई माइनस वन माइनस अल्फा एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने यहाँ पर इसकी पार्टीशन ये देखें, और इस चीज़ को हमने, ये वाली जो चीज़ है इसको हमने डेल्टा डेल्टा अल्फा आई से डिनोट किया हुआ, ठीक है ना। कि अब यहाँ से हमने कह दिया कि इंटरवल की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, बाउंड्री की वजह से हमने ये कंडीशन लगाई है। फर्दर हमने कह दिया कि कोई भी आपके इंटरवल पर फाइनाइट आंसर आ रहा है, इंटरवल का फाइनाइट आंसर आ रहा है, तो हम वहाँ से क्या कहते हैं कि अल्फा एक्स आई एफ बी अ बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल ए बी हुई रहा है। अगर आपके पास इंटरवल पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट है तो वो लाजमी तौर पर फंक्शन आपके पास बाउंडेड भी होगा। अगर आपके पास वहाँ पर बाउंडेड फंक्शन है तो जाहिर है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज भी होगी और स्मॉल वैल्यूज भी होगी। एम रिप्रेजेंट दी मैक्सिमम आईएथ वैल्यू, ठीक है ना, आई से आईएथ वैल्यू है कलेक्शन ऑफ फंक्शन, और ये मिनिमम फंक्शंस की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरवल की मिनिमम और ये मैक्सिमम वैल्यूज को। सेम प्रोसीजर वही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टेप नहीं लिखे, वो आपने लिखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि रेमान इंटेग्रल में हम वेल नोन है, हम वहाँ से एक एक स्टेप कर कर आए हैं, तो आगे जाकर हम लोग ये चीज़ इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। अपर नाउ वी डिफाइन अपर एंड लोअर सम ऑफ रेमान स्टिल्जिस। रेमान इंटीग्रल में हमारे पास एक्स आ रहा था, यहाँ पर जस्ट हमारे पास किसका इंक्रीज हुआ है, अल्फा का, और अल्फा ऑलवेज आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। अगर मोनोटोन इंक्रीजिंग हो तो डेफिनेटली वो हमारे पास वहाँ पर बाउंडेड भी होता है, बाउंडेड नहीं लिखा होता, ठीक है ना। वहाँ पर हम थ्योरम लगाते हैं, वेल नोन होता है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो लाजमी तौर पर वो बाउंडेड तो होगा ही। तो यहाँ पर हमने अब इसके अपर एंड लोअर सम्स डिफाइन करवा रहे हैं, जैसे इसमें इंक्रीजिंग हुआ है अल्फा का। रेमान डायग्राम में हमारे पास जस्ट यूपीएफ था, यहाँ पर आपके पास अल्फा आ गया, ये आपके पास अपर, इसे हम अपर कहेंगे, अपर रेमान स्टिल्जिस इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन अल्फा पार्टीशन पी ऑन ए बी, इस तरह से करके, और ये आपके पास लोअर डेफिनेशन वही है, वहाँ पर हम एक्स लेते थे, यहाँ पर जस्ट अल्फा ले रहे हैं,
यहाँ पर हमने जस्ट अल्फा लिया, बाकी डेफिनेशन सेम वही है। देखो ना, हमारा काम इजी हो गया बस एक डेफिनेशन करने की वजह से। अब ये हमने जो सम डिफाइन करवाए थे ना, उसकी हेल्प से अब हम ये भी डिफाइन करवा सकते हैं इजीली, अपर रेमान सेटिल्जेस इंटीग्रल, उसकी भी वही डेफिनेशन होगी। अपर की वजह से इसके बी के ऊपर ये साइन आ जाएगा, ठीक है ना। ये नोटेशन दोनों लिखी हुई है, या तो आप इस मेथड से लिखें या तो ये लिखें, दोनों वेल नोन है। दोनों किसके इक्वल है? आपने अपर फंक्शन की कलेक्शन ली है, उसका जो इन्फीमम होगा वो आपके पास अपर रेमान सेटिल्जेस इंटीग्रल होगा, और लोअर के लिए आपके पास ए के नीचे ये डैश होगा, और उसकी जो सुप्रीमम वैल्यू होगी फंक्शंस की वो आपके पास लोअर रेमान सेटिल्जियल इंटीग्रल हो जाएगी। रेमान इंटीग्रल में कहा था अगर ये दोनों सेम होंगे तो वो रेमान इंटीग्रल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या है, अगर ये दोनों की इन दोनों इंटीग्रल की वैल्यूज अपर एंड लोअर की वैल्यू सेम हो जाए, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि एफ आपके पास रेमान सेटिल्जियस इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। वहाँ था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ओवर इंटरवल ए बी। वहाँ पर हम डिनोट करते थे एफ को आर से, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास बिलोंग होगा एफ आर अल्फा, बस अल्फा का इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुई है, बाकी सारी डेफिनेशन सारा स्टाइल वैसे ही है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट नोट करने वाले हैं कि अगर हम अल्फा को एक्स से कर देंगे, इसे ग्राफ से देख लें, फर्स्ट पॉइंट है, इसको ग्राफ से थोड़ा सा देख लें कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन आपके पास किस टाइप का होता है, और वो आपके पास ये ग्राफ आता है। तो वही ये कह रहा है कि अल्फा को एक्स ले लें तो वो आपके पास रेमान इंटेग्रल बिल्कुल सेम हो जाएगा, रेमान से टेलजियस इंटेग्रल, दोनों में कोई दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेम हो जाएंगे अगर हम अल्फा को एक्स ले लें। तो आपने खुद अब डेफिनेशन से अंदाज़ा लगा लें, जैसे एक्स की जगह हमने अल्फा किया, बाकी तो सारा सेम ही है। अगर हम अल्फा की जगह एस कर देंगे वो रेमान इंटेग्रल बन जाएगा, एस की जगह अल्फा कर दें, ये आपके पास ग्राफ आ गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अल्फा के लिए कंटिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है, जस्ट उसके लिए यही काफ़ी है कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर एक ग्राफ देखें, ये मैंने लिया है ग्राफ, ठीक है, ये इंटरवल है ए और ये इंटरवल है आपके पास बी। अब यहाँ से मैंने लिया ये जे, ठीक है, फिर यहाँ से मैंने इसे ये चला गया, ये इस तरह गया, ये मैं ग्राफ ड्रा कर रही हूँ। अब इस पर फंक्शन की वैल्यू आपके पास आएगी अल्फा ए, ठीक है, इसके कोरस्पोंडिंग आपके पास फंक्शंस की वैल्यू आएगी अल्फा बी। अब ये देखें, ये पार्टीशन इसकी हो रही है, कोई ना कोई वैल्यूज इसकी होगी जो मैंने ग्राफ ड्रा किया हुआ। तो यही कह रहा है कि ये ग्राफ आपके पास कंटिन्यूस तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें थोड़े से बेंड आ रहे हैं, थोड़ा सा गैप आ रहा है, इसीलिए ये कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन आप देखें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है लेकिन कंटिन्यूस नहीं है, तो वो यही कह रहा है कि अल्फा के लिए जस्ट यही कंडीशन होल्ड करनी है कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, उसके लिए कंटिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है अल्फा के लिए कि वो कंटिन्यूस भी आपके लिए हो। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो